हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, हमने जो लास्ट की 2 क्लासेस पढ़ी हैं उसके अंदर हमने देखा कि जो भी कंपनी के द्वारा चाहे शासन किया जा रहा हो, चाहे क्राउन के द्वारा शासन किया जा रहा हो, वहाँ पर एक चीज़ हमें पर्टिकुलर वे में दिखाई दे रही थी कि कुछ उनके प्रॉफिट्स थे और अपने ही प्रॉफिट्स को साधने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों को भी कुछ प्रॉफिट्स दे रहे थे। कुछ प्रॉफिट्स का मतलब यानी कि हमको अपनी असेंबलीज में क्या कर रहे थे, शामिल कर रहे थे। जब वो हमें अपनी असेंबली में शामिल कर रहे थे तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर से क्या होती हैं, सिमिलरिटीज नज़र आती हैं। हम लोग भी समझते हैं उनके जो भी वहाँ पर से लॉज वो लोग ड्राइव कर रहे हैं, उन्हीं को हम आगे देखेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है हमारी, उसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे क्या मतलब क्या है इस चीज़ का। देखो, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है वो कैबिनेट मिशन के थ्रू बनती है। कैबिनेट मिशन में क्या होता है, वो कहते हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। वो क्या होगी, इलेक्टेड होगी। बट कैसे इलेक्टेड होगी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी। कैसे, जैसे राष्ट्रपति का पद होता है ना, कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, कैसे होता है, कौन कराता है, अच्छा राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग ही करवाता है, ठीक है। तो जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है वहाँ पर, राइट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणी मत सिद्धांत बोलते हैं उसको। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के थ्रू एकल संक्रमणी मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सेम यही प्रोसेस को अपनाया गया था कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाते समय, उसके फॉर्मेशन के टाइम, उसकी फ्रेमिंग करते हुए। उस टाइम में देखा गया टोटल पॉपुलेशन उस टाइम में जो थी 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। और इसी में आधार बनाया गया कि 10 लाख पॉपुलेशन के अंदर एक रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। 10 लाख पॉपुलेशन इंडिया की, 10 लाख की पॉपुलेशन वाले एरिया में से एक व्यक्ति जो है रिप्रेजेंट करेगा किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ये बात तय की गई। उसके बाद क्या होता है, एक मिनट, अब हम चलते हैं यहाँ पर, राइट। एक मिनट देंगे आप मुझे बस, ठीक हो गया। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है। यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 389 लोग हैं। पॉपुलेशन है इंडिया की कितनी, 40 करोड़। 40 करोड़ को हम अगर 10-10 लाख लोगों में डिवाइड करेंगे ऐसे 40 करोड़ तक, तो हमें टोटल सीट्स मिल जाएंगी, 400 के आसपास। कितनी मिल जाएंगी, 400 के आसपास। तो हमारे पास जो सीट्स निकल के आती हैं फाइनल, वो आती हैं 389। कई लोग इतना दिमाग लगा रहे होंगे, यार 400 सीट्स, थोड़ा बहुत तो अप डाउन ऊपर नीचे के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए आपको, ठीक है। 10 लाख फिक्स तो बिल्कुल गिन के एकदम नहीं होता ना, वही चीज़ समझिए। तो हमने लास्ट वाले में क्या देखे थे, एक्ट देखे थे हमने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1793, 1713, 1733, डी जो सैनिटाइजेशन का फाइनल स्टेप कहाँ था, 1833 के अंदर पढ़ा था ना हमने। 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1990, 1935, इस तरह से हमने सारे जो है एक्ट पढ़े थे, राइट। जो भी काउंसिल एक्ट थे, चाहे वो चार्टर एक्ट्स हों, हमने सारे जितने भी एक्ट्स थे उन सबको देखने की कोशिश की थी। अभी हम बात करते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है कैबिनेट मिशन के थ्रू 1946 के अंदर जो ड्राइव होती है, राइट। उसका जो फॉर्मेशन था वो इसी तरह से हुआ। किस तरह से हुआ, और आगे देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। कुछ फैक्ट हैं, उनको आप ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इनडायरेक्टली तो यूपीएससी आपसे कैसे भी पूछ सकता है, राइट। तो 1834 के अंदर एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार आइडिया जो प्रपोज किया था सामने, किसने किया था, एम एन रॉय ने किया था 1934 के अंदर। पर जो ऑफिशियल डिमांड थी इस चीज़ किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 1935 के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाई गई। ब्रिटिश एक्सेप्टेड दिस इन द अगस्त ऑफर 1940। अगस्त ऑफर कौन लाया था, लॉर्ड लिनलिथ को लाए थे, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 3 प्रोविज़न थे मेनली। पहला प्रोविज़न वही था डोमिनियन स्टेट का। दूसरा प्रोविज़न था कि हम जो है युद्ध सलाहकार समिति बनाएंगे, ओके। उसके बाद एक जो तीसरा प्रोविज़न था वह यही था कि हम क्या करेंगे, आपके लिए एक संविधान सभा बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ओके, जिसमें आप क्या करोगे, अपने हिसाब से चीज़ों को ड्राइव करोगे।
फ्रेमिंग करोगे उनकी। ओके, तो अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, इलेक्शंस होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए। कब? 1946 के अंदर। ये किस में कहा गया? कैबिनेट मिशन में कहा गया। मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज बाय द मेथड ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यही चीज़ मैंने आपको बताई क्या, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के थ्रू किनको ड्राइव किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को ड्राइव किया जाएगा। सेम वैसे जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसी तरीके से। कैसे होता है भैया राष्ट्रपति का इलेक्शन? जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना उस टाइम में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ होता क्या है। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हमारी क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर क्या होते हैं? सांसद होते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी जिन्हें बोलते हैं। ऐसे हमारे राज्य होते हैं, राज्यों में विधानसभा होती है। क्या होती है? राज्यों में विधानसभा होती है, विधानसभा में मेंबर्स होते हैं। तो इनका जो वोट का वैल्यू होता है और जो इनके वोट की वैल्यू होती है बराबर नहीं होती है। ठीक है, इनके वोट की वैल्यू बराबर नहीं होती, इसलिए पूरे देश के रेशियो के अकॉर्डिंग इनके वोट का एक वैल्यू निकाला जाता है, ताकि एक हम क्या लेके आ पाएँ? एक इक्वालिटी लेके आ पाएँ। इसीलिए इनके वोट की वैल्यू बराबर नहीं होती है। ठीक, तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, जब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो उसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ द राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट। आज़ाद भारत के लिए जो है संविधान लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या हुई? रचना हुई। आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं कुछ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो भाई, इनिशियली द मेंबर वाज 389। ठीक है, क्या है? 389 मेंबर्स हैं। शुरुआत में कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। आफ्टर पार्टीशन सम ऑफ द मेंबर्स वेंट पाकिस्तान। कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए। क्यों? देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, कब बनती है? 1946 के अंदर। पाकिस्तान कब अलग होता है भारत से? 1947। पहले बन गई ना 1947। जैसे ही पाकिस्तान बनता है तो जो यहाँ पर कुछ 389 लोग थे, पाकिस्तान बनने के बाद कुछ इसमें से यहाँ चले गए, राइट। तो उसके बाद जो नंबर हमारे पास निकल के आता है 299 हमारे पास नंबर निकल के आया। तो पाकिस्तान में कितने गए बताओ? 90 लोग चले गए। कितने चले गए? 90 लोग पाकिस्तान चले गए, बाकी हमारे पास 299 लोग यहाँ पर रह गए। आउट ऑफ दिस 229 वर फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेज एंड 70 वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। यहाँ पर क्या था? इंडिया के अंदर देखो दो तरह के हैं। क्या? एक है ब्रिटिश टेरिटरी, एक है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट बोले तो जो आपके राजा रजवाड़े हैं उनकी बात हो रही है। ब्रिटिश टेरिटरी जहाँ ब्रिटिशर्स डायरेक्ट शासन कर रहे हैं। ओके, तो 70 हैं प्रिंसली स्टेट से, नॉमिनेटेड हैं, याद रखिएगा। एंड 229 यानी 229 कहाँ से? ब्रिटिश प्रोविंसेस से। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, देखो फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो यहाँ पर क्या करा गया? एक जनरली जो सबसे सीनियर यहाँ पर थे, सबसे सीनियर थे इस असेंबली के अंदर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। ओके, लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। लेटर कब? लेटर, ठीक है, लेटर का मतलब है अगली जो मीटिंग होती है 11 दिसंबर को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर घोषित कर दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी एंड बी.एन. राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। जो संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? बी.एन. राव थे। अभी हम लोग चलते हैं जो कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उन कमिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ओके, तो क्या है? देखो भाई, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करेगा, B.R. अम्बेडकर। ओके, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान कमेटी। जवाहरलाल नेहरू के पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 कमेटी हैं, याद रखिए कौन कौन सी हैं? यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, राज्य समिति, संघ शक्ति कमेटी और संघ संविधान कमेटी। तीनों ही को रिलेट कीजिएगा। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर एंड स्टेट कमेटी किसके पास में है?
जवाहरलाल नेहरू के पास में है। स्टीयरिंग कमेटी यानी कि संचालन समिति किसके पास में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या है? प्रेसिडेंट भी हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स भी कौन सेट करेंगे प्रोसीजर को लेके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान कमेटी, कौन देख रहा है? प्रांतों में, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए, प्रांतों का जो देसी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान कमेटी, ठीक है, तो वो भी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कुछ एडवाइजरी बॉडी हैं, एडवाइजरी कमेटी हैं ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स एक्सक्लूडेड एरियाज। कौन कौन सी उनको देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी आचार्य कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी एस.सी. मुखर्जी, एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज ए.वी. ठक्कर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी गोपीनाथ बारदलोई। देखो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ठीक है, या आपको फैक्ट एज इट इज़ याद कर लेने हैं। इनको आप भले ही प्रिंट आउट निकालो या ऐसे के ऐसे चेप दो अपने रजिस्टर के अंदर, जो भी कर रहे हो आप, बस इनको आपको याद रखना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब यहाँ पर कुछ MCQs हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए गए हैं, ठीक। यहाँ पर छोड़ा गया है, इनके जवाब भी देंगे आप लोगों को क्या करना है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा यहाँ से, आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा इसका। When did the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट? अभी मैंने बताई ये चीज़, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम कब मीट करी? होप आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। 9 दिसंबर 1946 के अंदर फर्स्ट मीटिंग, 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग, 13 दिसंबर को थर्ड मीटिंग। वॉज एनी रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नो, नो रोल, ठीक है। क्यों? ये अपोज करते थे, इन्होंने अपोज किया किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ये बहिष्कार करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार करते थे। क्यों करते थे बहिष्कार? ये भैया इनको क्या चाहिए था? अलग पाकिस्तान चाहिए था। जब तक माउंटबेटन प्लान नहीं आया तब तक इन्होंने क्या करा? हमेशा विरोध ही करा इसका, राइट, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कंसर्न विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है? उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है। तो अब आपको समझना है उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 के अंदर। कौन लेके आया? जवाहरलाल नेहरू लेके आए, जवाहरलाल नेहरू लेके आए। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था किस पर बेस था? ये आपने नेहरू रिपोर्ट पढ़ी होगी, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 के अंदर। तो इस पर बेस थी क्या? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो आज की हमारी प्रस्तावना है ना, प्रेम्बल हमारा, जो हमारा प्रेम्बल इसी पर बेस्ड है, ठीक है। जहां आपको क्या मिलती है? 3 तरह का न्याय मिलता है, सोशियली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली न्याय मिलता है, फ्रीडम मिलता है आपको क्या मिलता है? जस्टिस मिलता है। जस्टिस बोले तो न्याय, स्वतंत्रता, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको कौन देता है? हमारा प्रेम्बल, उसमें शो होती हैं सारी चीज़ें। प्रेम्बल जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक पूरे संविधान का एक क्या है? सार है। जैसे आप देखते हो ना, आपकी नोटबुक है या आपकी बुक है, एक इंडेक्स होता है सामने से। अगर किसी को बहुत शॉर्ट में आपकी पूरी बुक पढ़नी हो तो क्या पढ़ेगा? वो इंडेक्स पढ़ लेगा, उससे पता लग जाएगा कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे ही हमारे संविधान के मामले में जो प्रेम्बल है हमारा, वो बताता है कि संविधान के अंदर किस विचारधारा को प्रमोट किया गया है। ओके, ये चीज़ है, होपफुली आप समझ रहे होंगे, राइट। अगला जो क्या है हमारा, व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड एंड बाय हु? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब मूव किया गया बताइए? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर को आया, 13 दिसंबर को लाया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। ऐसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसको डिस्कस किया था। व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग ऑफ यूनियन एडॉप्टेड? हमने नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया बताइए? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कब किया? 22 जनवरी 1947। ओके। फॉर हाउ मेनी डेज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबल्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, ये तो बचपन से पढ़ रहे होंगे। 2 years,
11 मंथ 17 डेज, कई जगह आपको 18 डेज ही मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई। टोटल जो पैसा खर्च हुआ था, कितना खर्च हुआ था पता है आपको? इसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। 64 लाख आज के समझाओ, आज से कितने होंगे। When was जन गण मन adopted as our national anthem? When was जन गण मन adopted as our national anthem? कब हुआ था बताओ जन गण मन? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, ठीक है। हाउ मेनी आर्टिकल्स और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन? 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थी, राइट। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सेशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड? टोटल 11 सेशंस थे, ठीक है, टोटल 11 सेशंस थे, ये याद रखिएगा। व्हेन वाज द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड? कब पब्लिश हुआ भैया ड्राफ्ट? जनवरी 1947 के अंदर, सॉरी 48 के अंदर, ठीक है। कब पब्लिश हुआ? जनवरी 1948 के अंदर पब्लिश हुआ। ओके, आगे बढ़े। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द सेशन? तो लास्ट सेशन की जो डेट थी वो कब थी? हमारा जो संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। तो ये याद रखिएगा, यही डेट तक था। कब से स्टार्ट हुआ था वो सेशन? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? सबको पता है, रिपब्लिक डे हमारा ना 1949, ठीक है। तो ये बातें हो गई, कुछ रह गया? तो ये चीज़ें होगी, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास के अंदर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो भी हमारी संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक पार्ट को उठाएंगे और उसको फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक पार्ट को अच्छे से गहराई से एकदम समझेंगे, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक बहुत ही प्यारी किताब है। उस प्यारी किताब को पढ़ने के लिए हमें एकदम उसको पढ़ना भी प्यार से पड़ेगा। अगर प्यार से नहीं पढ़ेंगे तो वो फिर हमेशा वाला केस रह जाएगा कि ये पढ़ा ये समझ में नहीं आया, वो पढ़ा वो समझ में नहीं आया। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से, ठीक है। कैसे अच्छे से? देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़, पॉलिटी का एक आपको, अगर पॉलिटी के लिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे पॉलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या चीज़ें हैं? हम PYQ देखते हैं, हम सिलेबस देखते हैं और हम बुक फॉलो करते हैं जिसका नाम है लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत खोल के देखोगे ना आप, क्या चीज़ है उसमें भी आपको सेम क्रोनोलॉजी मिलेगी। जब आप इन क्लासों को ले लोगे ना एक बार, जब ये पॉलिटी वाला सेशन हम पूरा ख़त्म कर देंगे, आप देखोगे लक्ष्मीकांत जो आप पढ़ रहे हो, आप उससे आगे हो लक्ष्मीकांत से। जो लक्ष्मीकांत के पॉइंट है वो भी मैं सारे के सारे कवर कर रहा हूँ। उसके साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं उनको भी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो आपका कुछ छूटना नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये तो पढ़ना है उसके बाद लक्ष्मीकांत भी पढ़नी है, नहीं। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ज़रूर, लेकिन कैसे पढ़ोगे? समझ बनाने के लिए पढ़ोगे। और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम पूरा पढ़ चुके हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब लक्ष्मीकांत आपको अपने जो डाउट्स हैं उनको श्योर करने। कैसे डाउट? पहला डाउट यही कि लक्ष्मीकांत में कुछ अलग तो नहीं है, ये भी तो एक डाउट है ना, इसको भी तो क्लियर करना है, उसको भी क्लियर करना है आपको। साथ ही साथ वहाँ पर एक क्रोनोलॉजी मिलेगी आपको, जो क्रोनोलॉजी आपको सेम यहाँ पे मिल रही है। जैसे हमने क्या पढ़ा शुरुआत में, कंपनी का शासन पढ़ा, उसके बाद क्राउन का शासन पढ़ा। अब हम लोग कहाँ चले गए? अब हम लोग चले गए संविधान सभा कैसे बनी। संविधान सभा बनेगी तब ना हमारा संविधान बनेगा। वही चीज़, संविधान कैसे बना, संविधान
उससे पहले जानेंगे संविधान सभा कैसे बनी, वो हमने जाना आज। अब हम देखेंगे संविधान बना कैसे। कल का जो लेक्चर आएगा हमने कहाँ से चीज़ों को उठाया है ना, और उठाया है तो क्यों उठाया है, वो सब चीज़ें हम कल वाले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, होपफुली आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड सेशन पसंद आया तो सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।